हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 12, जो कि आपके रेलवे के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, आपका एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जेई हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह जो आपका सेट है यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और साथ में हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ताकि आपका दोनों कवर हो जाए, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और प्रैक्टिस सेट भी कवर हो जाए, ताकि आप अंदाज़ लगा पाएँ कि किस प्रकार से प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न आए थे, उसी अनुसार अपना तैयारी बना सके। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप सेट लगाएं तो आप पेन और पेपर लेकर बैठें और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही किया, कितना सही नहीं किया, उससे भी आप एनालाइज कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हमें पता लगे कि हाँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए लगाए, पहला क्वेश्चन है आपका, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं 100 जूल, 0 जूल, 98 जूल और 980 जूल। यह प्रश्न आपका एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया, 2018 में सवाल है, तो आप हल करिए। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको यदि बेसिक कंप्लीट है तो आपको हल करने या समय व्यतीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि कार्य का फार्मूला क्या होता है। W बराबर F इंटू एस, यानी कि जो 10 किलोग्राम का वजन है वह व्यक्ति उठाकर एक जगह प्लेटफार्म पर खड़ा है, यानी कि उसके द्वारा कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, यानी कि विस्थापन जब 0 है तो W भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यात्री चाहे 10 किलोग्राम का वजन ले, 50 किलोग्राम का वजन ले, चाहे वह खड़ा खड़ा थक जाए, लेकिन जब तक वह विस्थापित नहीं होगा, जब तक वह चलेगा नहीं, तब तक उस यात्री द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहे हैं, तो हमें कमेंट करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप हमारे पर ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए, हम आपका साइंस का कंप्लीट तैयारी कराएंगे, आपका साइंस का एक नंबर भी नहीं छूटेगा। ठीक है, मनुष्य में यूरिया चक्र निम्नलिखित में से किस अंग में होता है। ऑप्शन ए आपके सामने है अग्नाशय, बी यकृत, सी फेफड़ा और डी आपका वृक्क है। याद रखिएगा, जो यूरिया का निर्माण होता है वह आपका यकृत में होता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलते हैं, यह भोजन के पाचन कार्य करता है। फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा हमारे ब्लड को शुद्ध करता है। ठीक है, और वृक्क क्या करता है, यह हमारा वृक्क यानी कि यूरिन का निर्माण करता है। इसे भी याद रखिएगा, वृक्क का जो कार्यात्मक इकाई उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई उसे नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। आपका ऑप्शन है कार्बन, कार्बन का जो प्रतीक होता है वह सी होता है। बी है आयोडीन, आयोडीन का जो प्रतीक होता है वह आई होता है। और सी है लोहा, लोहा का जो प्रतीक होता है वह एफ ही होता है। और डी है फ्लोरीन, और फ्लोरीन का जो प्रतीक होता है वह एफ होता है। तो आपको पता लग गया होगा कि जिसमें 2 अक्षर शामिल हैं वह कौन सा है, लोहा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है। ऑप्शन ए बल, बी वेग, सी ऊर्जा और डी आपकी शक्ति है।
तो किए गए कार्य की गति को शक्ति मापता है, इसे याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसे भी याद रखिएगा। इसे हम यदि 1 HP बोला जाए तो 1 HP का मान होता है 746 वाट। यह आपका क्या है, कमर्शियल यूनिट है, इसे याद रखिएगा। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग आपकी सदिश राशि है। बल का मात्रक न्यूटन और ऊर्जा का मात्रक जूल, इसे भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका, अनाक्षी श्वसन के दिए गए चरण को पूर्ण कीजिए। आपको बताना है कि डैश वाली जगह पर क्या रहेगा। आपका ग्लूकोज है। आपको पता है कि जब अनाक्षी श्वसन होता है तो उस समय ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित होकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, अनाक्षी श्वसन मतलब कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज यानी कि श्वसन जब होता है तो उस समय एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनता है। तो इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर आपका एथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, इसलिए इन सभी को आप एग्जाम से पहले करके जाइएगा। आपका चाहे आपका LP का एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा और सभी के क्वेश्चन हमने इसमें लिए हैं। ऑप्शन ए है सोना। यह आपके समान ताप पर ठोस रहता है। चांदी भी समान तापमान पर ठोस रहता है। जर्मेनियम भी समान तापमान पर ठोस रहता है, लेकिन गैलियम जो है वह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, गैलियम जो धातु है यह चांदी की तरह चमकता है, इसे भी याद रखिएगा। सोना का उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं, चांदी का उपयोग भी आभूषण बनाने में करते हैं। सोना जो है कि आपका सबसे कम रिएक्टिव तत्व है, उसी प्रकार से चांदी भी कम रिएक्टिव तत्व है। जर्मेनियम आपका अर्ध धातु है, इसे याद रखिएगा। और एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि धातु पूछे तो गैलियम, लेकिन अधातु पूछे कि वह कौन सा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया, तो उसे याद रखिएगा ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन है कि पहाड़ों से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। तो हम इसे समझ लेते हैं। जैसे कोई पिंड यदि ऊंचाई पर है, कोई पिंड यदि ऊंचाई पर है तो जान लीजिए ऊंचाई पर है तो यानी उसमें क्या है, स्थिति ऊर्जा है, यानी कि स्थिति ऊर्जा है। याद रखिएगा। तो जब कोई पिंड ऊंचाई से गिरता है तो उसमें स्थिति ऊर्जा प्लस गति ऊर्जा दोनों होती है, इसे याद रखिएगा। केवल गतिज ऊर्जा नहीं होती है, उसमें स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, केवल गतिज ऊर्जा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। केवल स्थिति ऊर्जा यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। क्वेश्चन है, सॉरी आपका 2 बार रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीक में से एक है। ऑप्शन ए निस्यंदन, बी है आसवन, सी है वाष्पीकरण और डी है संघनन। देखिए समुद्र का जो पानी होता है आपका लवण मतलब कि लवण के रूप में होता है। ठीक है, खारापन होता है। तो उसको शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम आसवन विधि द्वारा सही करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि समुद्र के पानी को अलवणीकरण करने के लिए आसवन विधि का उपयोग करते हैं। निस्यंदन क्या होता है? निस्यंदन मतलब छानना। जैसे कि रेत और आपका पानी का मिश्रण हो गया, उसे हम निस्यंदन करके अलग कर सकते हैं। वाष्पीकरण मतलब कि वाष्प बनना। ठीक है, उसके बाद संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है? जब वाष्प छोटे छोटे बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम संघनन कहते हैं।
यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए भार पे, बी आयतन पे, सी द्रव्यमान पे और डी क्षेत्रफल पे। तो प्रतिबल देख लेते हैं। प्रतिबल बराबर आपका होता है बल बटा के क्षेत्रफल, यानी कि वह क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आयतन का मात्रक आपका होता है मीटर क्यूब, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान का केजी और भार का न्यूटन। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन है, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बोरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड और सी सल्फ्यूरिक एसिड और डी है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो याद रखिएगा, पाचन में जो मदद करता है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। यह बहुत ही स्ट्रांग एसिड है, लेकिन जो भी यह आपके पेट में निकलता है, स्रावित होता है, तो जो हमारी त्वचा है, यानी कि पेट के अंदर का जो परत है, उसको हाइड्रोक्लोरिक से रक्षा कौन करता है? तो म्यूकस करता है। याद रखिएगा, जो म्यूकस है वो आपका HCl से आपके पेट का रक्षा करता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग हम बैटरी में उपयोग करते हैं, इसे याद रखिएगा। और बोरिक एसिड का उपयोग हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। अगला सवाल है आपका, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है कहलाते हैं? तो जब द्रव्यमान संख्या समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न हो तो उसे हम आइसोबार कहते हैं, यानी कि संभारित कहते हैं। इसे याद रखिएगा। जैसे कि आपको गया 18 आर्गन, 40, 19 पोटेशियम, 40, 20 कैल्शियम, आपका 40। इनके द्रव्यमान संख्या क्या है? समान है, इसलिए तीनों क्या हैं? संभारिक हैं। ठीक है, आइसोटोप में क्या होता है? जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, उसे हम आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन्स क्या होते हैं? ग्रुप 17 के जो तत्व हैं, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हाइड्रोजन है। इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपका, किरण 90 मीटर लंबे पूल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार में 360 मीटर की दूरी तय करती है। तो आपको किरण की औसत वेग निकालना है। जैसे मान लीजिए आपका कोई पुल है, ठीक है, ये क्या हो गया? आपका पुल हो गया, यहाँ से यहाँ गई 90 मीटर, फिर वापस आई 90 मीटर, फिर गई 90 मीटर, फिर वापस आई 90 मीटर, टोटल दूरी 360 मीटर चली, लेकिन प्रारंभिक बिंदु पर फिर चली आई। इसका मतलब क्या हुआ? जो विस्थापन हुआ, विस्थापन क्या हुआ? उसका विस्थापन 0 हुआ। यानी कि जो आपका वेग होता है विस्थापन बटा के समय अंतराल। इसका मतलब विस्थापन जब 0 तो उसका औसत वेग भी 0, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, मानव में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो आपको याद रखना है, जो मल द्वार है यह आहार नाल का अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। बड़ी आंत में क्या होता है? यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में जो कि भोजन का पूर्ण पाचन होता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो याद रखिएगा, जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3
और HCl होता है। इसमें HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल, इसका अनुपात 1 होता है और HCl का 3 होता है। यानी कि आपको पूछा क्या है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो अनुपात होगा वह 1:3 होगा। इसे याद रखिएगा। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 3:1 मत करिएगा, यानी कि जब HCl पहले रहेगा और नाइट्रिक अम्ल बाद में रहेगा तब 3:1 कीजिएगा। इसे ध्यान रखने की बात है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल पहले, यानी कि नाइट्रिक अम्ल है तो उसमें पहले कम रहेगा, उसके बाद ज़्यादा रहेगा, यानी 1:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो नाइट्रिक अम्ल है जिसे हम एक्वा रिजिया कहते हैं, इसमें सोना घुल जाता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने पर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए जो पानी का क्वथनांक बिंदु होता है वह सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सेंटीग्रेड को हम केल्विन बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, उसमें 273 को ऐड कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा आपका, तो 373 केल्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यानी जिस पर पानी जमता है, उसे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं और केल्विन में आपका हो जाएगा 273, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य जिसे मैमेलिया कहते हैं वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं आता है, वह कौन सा है? आपका जो चूहा है आपका स्तनधारी होता है, बिल्ली है यह भी स्तनधारी होता है, और सूअर है यह भी स्तनधारी होता है, लेकिन जो छिपकली है यह आपका रेप्टाइल होता है, जिसे हम सरीसृप कहते हैं, सरीसृप कहते हैं। यानी कि यह जो छिपकली है वह रेंगने का कार्य करता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, डोबेराइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की? तो उन्होंने 3 समूहों की पहचान की, ठीक है। कितने तत्व वाले? तो 3 तत्व वाले, जिसे हम ट्राइक कहते हैं, जैसे कि आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गया। तो इन्होंने क्या दिया था? त्रिक नियम दिया था, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है आपका, यदि 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो इसकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त करना है। तो तरंग दैर्ध्य देख लेते हैं। जैसे कि यदि आपका एक तरंग है, कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है, तो उसमें श्रृंग और गर्त बनते हैं, ठीक है। जो ऊपर उठता है उसे हम श्रृंग कहते हैं और नीचे वाले को हम गर्त कहते हैं, ठीक। तो 2 श्रृंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य कहेंगे, ठीक है। तो 2 क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी क्या है? आपका L है। तो इसका तो जो तरंग दैर्ध्य होगा वह भी L ही होगा, यानी कि लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा L। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसका मात्रक मीटर होता है, इसे भी याद रखिएगा। यानी कि जो तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है वह मीटर में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? ऑप्शन ए खरगोश, बी कंगारू, सी बतख और डी प्लेटिपस। याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर आपका प्लेटिपस हो जाएगा। जो प्लेटिपस होता है वह अंडे देने वाला स्तनपायी है, ठीक है। और कंगारू जो है कि यह अर्ध विकसित बच्चे को जन्म देता है, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने कितना सही किया वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए धन्यवाद।